या शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में उस दिन लग रहा था कि सभी घरों में एक साथ शादियां हो रही हैं। सारे पापा लोग दफ्तर से जल्दी आ गए थे। बच्चे उस दिन खेलने ही नहीं गए और सभी दादियाँ जिद करके कह रही थी कि हमें भी जाना है। अरे कहाँ जाना है भाई सबको आज? पप्पू प्रेस वाले ने अपने बेटे जूनियर पप्पू से पूछा। दरअसल बात यह है कि पप्पू जी इतने ही आलसी थे कि जब उनका लड़का पैदा हुआ तो आलस और अज्ञानता के मारे कोई नाम सोच ही नहीं पाए। सो बेटे का नाम जूनियर पप्पू रख दिया और दुई को पप्पू हो गई उनके घर में। खैर हम भी कहाँ कहाँ भटकते भटकते जाते हैं। वैसे वो दिन भी भटकने वाला था। सो सीनियर पप्पू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और पजामे में उसी हाथ को घिस लिया। फिर अपने प्रेस को ढक्कन लगाकर उनमें कोयला डाला और ज़मीन पर पड़ी चादर पर पड़ी 56 साड़ियों के गट्ठर को देखा। फिर जूनियर पप्पू ने कहा, लड़के हम तुमसे फिर कुछ पूछ रहे हैं। आज कहाँ जाना है सबको? 56 साड़ियाँ तो हमने तब भी प्रेस नहीं की थी जब इंदिरा गांधी की मोटर याद शहर की सड़क पर आई थी। आखिर माजरा क्या है? जूनियर पप्पू अखबार पर तरीके तरीके के जानवरों की तस्वीर खींच रहा था। कुछ जानवर तो ऐसे ही थे कि ऊपर वाले की बनाई कुदरत में दिखाई भी ना दिए हों कभी। उसने सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा, तब नहीं बोला। हमें क्या पता कि सब कहाँ जा रहे हैं? धूर्त था वो। असल में सब पता था उसे मालूम था कि आज क्यों 56 साड़ियाँ इतनी ताकीदी से, इतनी एंजेसी से प्रेस कराई जा रही थी है। उसे मालूम था कि उसकी उम्र के मोहल्ले के सारे लड़के आज क्यों क्रिकेट खेलने नहीं आए, क्यों ये चाट वालों के ठेलों पर कारवां शिवाजी की फौज की रफ्तार से परेड ग्राउंड की ओर चला जा रहा था। जूनियर पप्पू अपनी जगह से उठा, अपने पापा को प्रेस की हुई 11 साड़ियों का बंडल उठाया और बोला, हम ये बांट के आते हैं। हमने बताया था ना आपको कि धूर्त था जूनियर पप्पू और वहाँ से खिसक लेने की तैयारी कर रहा था ताकि बाकी साड़ियाँ बाप को बांटनी पड़े। उसने 11 साड़ियों के 11 साड़ियाँ बांटे कि जैसे बाढ़ के बाद NGO वाले खाने के पैकेट बांटते हैं। फिर उसने जेब से एक 4 इंच की कंघी निकाली, हाथ में थूक लगाया, बाल सेट किए और चल पड़ा बाकी सैकड़ों लोगों की तरह परेड ग्राउंड की ओर। सिविल लाइन के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन था। आज याद शहर की सबसे बड़ी कलाकार जूनियर पप्पू जैसे हजारों दिलों की धड़कन हिना अपनी स्पेशल ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी। परेड ग्राउंड में तो समझो कि जैसे बलवा हो रहा था। रेल मपेल ठसाठसी ऐसी कि PAC के कम से कम 25 जवान डंडे लेकर ड्यूटी कर रहे थे। चौकन्ने होकर खड़े थे और साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि उनकी भाभियों, मामियाँ, चाचियाँ को जाने पास मिल की नहीं। अगर जवानों की ही भाषा में कहे तो स्थिति तनावपूर्ण तो थी, लेकिन नियंत्रित में थी। मैदान में एक और भव्य स्टेज बनाया गया था। चमचमाती लाइटें, कार्डबोर्ड के चांद और तारे, लालसाइन के पर्दे और साइड में लकड़ी का एक बड़ा सा पोडियम जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जनता टेंट हाउस एंड साउंड सर्विस। दूसरी ओर चाट वालों की बिक्री तो ऐसे हो रही थी कि जैसे आज के आज ही लखपति हो जाएंगे। बगल में बुढ़िया के बाल बिक रहे थे। बुढ़िया के बाल यानी गुलाबी कैंडी फ्लॉस। गन्ने के रस वाले के ठेले पर तो ऐसी भीड़ थी जैसे अमृत बिक रहा हो और आखिरी दिन हो खरीद कर पी लेने का। भीड़ बेचैन हो रही थी और एक लफंगानुमा लड़का दूसरे लफंगानुमा लड़के से बोला, क्यों जी वो गाएंगी आज? इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। दूसरे लफंगे ने बड़े अधिकार से जवाब दिया, अम्मा पागल हो गया क्या? उस गाने के बिना भी कोई हिना ऑर्केस्ट्रा नाइट पूरी हुई है भला? पिछले साल तो मैंने उस गाने पर 160 रुपये लुटाए थे, वो भी 10-10 की पत्तियाँ में। कुछ लोगों ने तो बेसब्री में जमकर सीटियाँ भी बजाना शुरू कर दिया।
भीड़ का मुंह देखते ही एक दुबला पतला आदमी बड़े बड़े लाल चेक वाली बूट शर्ट और पीले बेल्ट बॉटम के स्टेज पर आया और माइक पर एडजस्ट करने के बाद बोला, भाइयों और बहनों, बस कुछ ही देर की इंतज़ाम है। स्टेज के पीछे पधार चुकी हैं याद शहर की सबसे बड़ी फनकारा हिना। ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कुछ छन छन करके लोगों का ब्लड प्रेशर हाई करने की कोशिश की। तालियां बजने लगी। स्टेज के पीछे ग्रीन रूम में किसी ने बाथरूम के नल बंद करके पूछा, कितने लोग आए गए हैं? किसी मुनीम टाइप आदमी ने जवाब दिया, मैडम 2-3 हज़ार होंगे। फिर बाथरूम के दरवाजे से वो 22-23 साल की हसीना गोटे जरी वाली ड्रेस में निकली। वही हसीना थी जिसका उस शाम का इंतज़ार था। हिना ने कहा, जब 5000 हो जाए तो बताना। ये हिना ऑर्केस्ट्रा नाइट है, कोई गांव की नौटंकी नहीं। सिविल लाइंस की उस चहल पहल में करीब 5 किलोमीटर दूर गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान में छोटे से कमरे में एक आदमी ध्यान से कुछ लिख रहा था। ये था यार शहर का एक उभरता हैंडसम शायर, कबीर समथिंग। नाम सही से याद नहीं मुझे, इसका पूरा नाम नया शायर था। पैसे से डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी का लेक्चरर था और रात में को अपने कमरे में बैठकर कुछ और ही बन जाता था। वो दुबला पतला अच्छी शक्ल सूरत वाली अनाड़ी शायर एक नई गज़ल लिख रहा था और मुशायरता स्टाइल प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तेरे प्यार का जहर चला हूँ पीने अब। मुझे ये ज़िंदगी है वैसे भी गवारों की। मैं ख्वाब में हूँ चला नज़रों के सफ़ीने अब। तेरे बिना समंदर का अब किनारा नहीं, मैं तेरे प्यार का। इतने में दरवाज़ा धड़क से खुला और शायर का सबसे अच्छा दोस्त और डिग्री कॉलेज में हिंदी का टीचर अहमद वारसी धड़धड़ाते हुए अंदर चला गया। अम्मा तुम तैयार नहीं हुए अब तक? वहाँ ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया अब कब का। कबीर ने कहा, मैं ये बाजारू चीज़ें देखने नहीं जाता, मैं नहीं जानता किसी हिना पीना को। अहमद ने कहा, ऑर्केस्ट्रा में गाती है तो बाजारू हो गई। कबीर ने कहा, इतने मरे जा रहे हैं तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते? अहमद, यार तू जानता है मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता, तेरे बिना मैं वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। बड़ी मिन्नतों के बाद कबीर ने कमीज पैंट बदली, जूते मोजे पहने और वो दोनों स्कूटर पर सुनसना सड़कों पर चल दिए। परेड ग्राउंड में तो घुसना ही मोहाल। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मोर्चाबंदी कर रखी थी। अंदर कार्यक्रम पूरे शबाब पर था और हिना अपना सुपरहिट गाना इन्हीं लोगों ने ले लीला गा रही थी। कबीर ने स्कूटर पार किया और बड़बड़ाता हुआ वही सोच रहा था कि घर चला जाए। तभी तनाक के पीछे से उसका दोस्त प्रदीप निकला। अरे तू वहाँ शेक्सपियर की मौत हो रह गई है क्या? अंदर घुसने की जगह नहीं मिली और चल मेरे साथ आ जा, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ यार। वो लोग तेज़ी से चलते हुए ग्रीन रूम की ओर चले गए। प्रदीप और अहमद तो प्रोग्राम देखने के लिए भीड़ में जाने कहाँ गुम हो गए। शायर ग्रीन रूम में अकेला रह गया था। ना जाने कब उसकी आंख लग गई, ना जाने कब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ना जाने कितनी तालियां सीटी बजी, ना जाने कब ग्रीन रूम का दरवाज़ा खुला और ना जाने कब ग्रीन रूम में याद शहर की स्टार खूबसूरती की देवी हिना दाखिल हुई। कबीर ने देखकर वो चौंक गए। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, तुम कौन हो? आधी नींद में उठाए जाने की झुंझलाहट कबीर की आवाज़ में साफ सुनाई दे रही थी। हिना ने ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। पिता बिजनेसमैन थे, उन्हें बेटी के संगीत के प्यार से सिर्फ पैसा ही नज़र आता था। हर शौक के आखिर में 1000 रुपये जो मिलते थे। माँ भी कोई देसी टाइप नहीं थी, उसके लिए बेटी एक खजाने की चाबी भरी थी। 22-23 साल की उम्र में हिना अचानक इस छोटे से शहर की बड़ी स्टार बन गई थी। हिना उम्र में पहले ही बड़ी हो गई